गुड इवनिंग मेरे साथियों, मेरे बच्चों, स्वागत है आपका लूसेंट की कक्षा में। भाई साहब, लेक्चर नंबर 38 जिसका था आपको इंतजार। मध्यकालीन इतिहास में जो हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत पूरा का पूरा खत्म कर लिया था, और दिल्ली सल्तनत में भाई साहब हम लोगों ने पढ़ लिया था, आप सबको पता होगा, उसका नाम है भाई साहब लोधी वंश समाप्त हो गया था। अब लोधी के बाद पढ़ना जरूर था मुगल, लेकिन कहने का मतलब है भाई साहब थोड़ा सा देखेंगे इसके साथ साथ में दक्षिण भारत में क्या हुआ था, दक्षिण भारत में भाई साहब कौन सा साम्राज्य स्थापित हुआ था। तो भाई साहब सब बच्चे हो जाओ तैयार, क्योंकि धमाका करते हैं, तांडव करते हैं लूसेंट का। ठीक है, आज होगा मुकाबला और क्या होता है संगम वंश, आज जानेंगे बिल्कुल फाड़ू तरीके से। बहुत बढ़िया। बिनीक अंबेडकर, रमन कुमार, रुद्राकारे, ऋचा भदौरिया, नीलू शर्मा, बुलंदशहर का बदमाश। क्या बात है मेरे बच्चे, नरवीर पाल, क्या बात है। हाँ, फटाफट वीडियो को शेयर कर दे, फटाफट यार, एक भी मिनट का टाइम नहीं लगना चाहिए। और जितने बच्चे वीडियो को शेयर कर रहे हैं ना, देख रहे, लाइक साथ में, लाइक साथ में दबना चाहिए। ये नहीं कि लाइक बाद में दबा रहे हो और शेयर पहले। ठीक है, नमस्कार 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 नमस्कार। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आज तो मजा होने वाला है, मजा मारे छो। चलो फिर भाई साहब बहुत ध्यान से, क्या समझोगे, समझ मेरे बच्चा, समझ मेरे बच्चा, तुम्हें तो आज मजा आएगा। तुमने जो अभी तक पढ़ा वो भाई साहब मध्यकालीन इतिहास में यहां पे पढ़ा, मतलब ये दिल्ली सल्तनत, मतलब ये दिल्ली सल्तनत पे पढ़ा, दिल्ली सल्तनत पे पढ़ा भाई साहब, पूरा का पूरा तुमको मजा मारे छू। फिर बात समझना, दिल्ली सल्तनत पे भाई साहब कौन कौन से वंश पढ़े, एक बार आज रिमाइंड करा दूं जिससे तुम्हें सब चीजें याद हो जाएं। गुलाम वंश, गुलाम वंश भाई साहब कब से कब तक चला, 1206 से 1290 तक। फिर भाई साहब चला जिसका नाम था खिलजी वंश, और खिलजी वंश का जो टाइम पीरियड चला भाई साहब 1290 से 1320 ईस्वी तक। फिर भाई साहब खिलजी के बाद चला जिसका नाम पड़ा भाई साहब तुगलक वंश, और तुगलक वंश भाई साहब चला 1320 से 1414 साल तक। ठीक है, 1414 वर्ष तक। फिर उसके बाद भाई साहब आया जिसका नाम था सैयद वंश, और सैयद जो चला 1414 से 1451 तक। फिर भाई साहब जो अगला चला उसका नाम था एवं अंतिम वंश था दिल्ली सल्तनत पे, जिसका नाम था भाई साहब लोधी वंश, और लोधी वंश चला 1451 से भाई साहब 1526 तक। तो इस प्रकार दिल्ली सल्तनत पे टोटल वंशों ने जो शासन किया भाई साहब 5 वंशों ने शासन किया, सबको पता है। फिर भाई साहब इसमें मैं बता दूं सबसे ज्यादा समय, मतलब सबसे ज्यादा टाइम तक शासन किसने किया, तुगलक, कितना, 94 इयर्स। फिर सबसे कम समय तक, सबसे कम समय तक भाई साहब शासन किसने किया, खिलजी ने, कितना भाई साहब 30 ईयर। तो ऊपर की हिस्ट्री सबको पता है, दिल्ली सल्तनत का सबको पता है, हर एक चीज पता है भाई साहब। ठीक है, अच्छा उन्नाव वाले सर जी उन्नाव वाली भाषा में पढ़ाया करो। अरे मोर बचवा, फटाफट वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, जबरदस्त आज कंटेंट मिलने वाला, तुमको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, जबरदस्त भाई साहब, बहुत बढ़िया। हाँ, सब बच्चे आ गए, क्या बात है, क्या बात है मेरे बच्चा। खुशी, सुपर किंग, रवीना, आशा चौधरी, गणपत गुर्जर, क्या बात है भाई। देखो देख रहे हो ज्यादा, लाइक का बटन है कम, मतलब का दुश्मनी उस्मनी हमते बांधे हो का कौन है। अगर दुश्मनी उस्मनी बांधे हो तो वह बताओ यार, माफी वाफी मांग ली तुमते, लेकिन इस तरह यार दुश्मनी निभाइयो कि लाइक का बटन न दबाइयो तो भाई साहब दिक्कत होगी यार। फिर बात समझना मेरे बच्चा, क्या समझेगा मेरे पुत, ये 5 वंश दिल्ली सल्तनत पे तुम पढ़ा रहे थे, सबके बारे में पढ़ा, और संस्थापक सबको याद होना चाहिए। इसका संस्थापक सबको पता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी। इसका संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। इसका संस्थापक खिज्र खां। इसका बकलोल लोधी, बहलोल नहीं, बकलोल लोधी। क्लियर है। फिर भाई साहब बात समझना, बहुत बड़ी जबरदस्त। फिर इधर देखो, अब यहां तक पूरा पढ़ लेते। तो दिल्ली सल्तनत एक तरह से कह सकते हो 1206 से शुरुआत होती है और भाई साहब कब तक रहती है, 1526 तक, अर्थात पानीपत का प्रथम युद्ध तक रहती है, अर्थात पानीपत के प्रथम युद्ध तक रहती है क्या, दिल्ली सल्तनत। क्लियर है।
अब बात समझना बहुत ध्यान से भाई साहब, इसके बाद 1526 के बाद दिल्ली सल्तनत पे जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, सबको पता है मुगल पढ़ेंगे, मुगल पढ़ेंगे, हमको भी पता है, आपको भी पता है और सब बच्चों को पता है। लेकिन मुसीबत क्या है भाई साहब, मुसीबत क्या है भाई साहब, बात थोड़ी सी मुसीबत वाली ये है कि जब दिल्ली सल्तनत पे तुगलक वंश, मतलब तुगलक वंश में एक शासक था जिसका नाम था एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दक्षिण भारत की तरफ दो साम्राज्य गठित हुए और वो दो साम्राज्य पूरा का पूरा वंश बना डाले। ये वाला जो एरिया कहलाया, ये वाला जो एरिया पूरा का पूरा कहलाया भाई साहब, ये वाला पूरा का पूरा एरिया कहलाया क्या, विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य। फिर यहीं पे बात समझना मेरे बच्चा, ये महाराष्ट्र गुजरात मतलब दक्कन वाला एरिया, यहां पर भाई साहब एक नया वंश बना जिसका नाम था बहमनी वंश, बहमनी वंश। तो कुल मिला के हम दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल पढ़ने से पहले इन्हीं के टाइम पीरियड पे जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दो साम्राज्य बन गए थे, एक विजयनगर एक बहमनी, भाई साहब इनको भी पढ़ना अति आवश्यक है, अति जरूरी है, अति महत्वपूर्ण है। तो कहने का मतलब है उत्तर भारत का दिल्ली सल्तनत पढ़ लिया, सारे वंशों का अध्ययन कर लिया, इसके साथ साथ दक्षिण भारत के साम्राज्य को भी पढ़ना हमें आना चाहिए, क्योंकि पेपर में प्रश्न इन दोनों से धड़ल्ले से मार्केट में छप रहे हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। हाँ, त्रिशूल बैच पीएससी लेवल का है, श्योर बेटा, त्रिशूल बैच पीएससी लेवल का ही है, क्योंकि वहां पर हमने लूसेंट से भी ज्यादा एक अपर लेवल स्थापित किया हुआ है। जो बच्चे जानते हैं, जो बच्चे पढ़ चुके हैं भाई साहब, सारे कोचिंग संस्थानों में क्या होता है, कोर्स चलता है, कोर्स चलने के नाम पे वहां बता दिया जाता है फुल कोर्स, भाई साहब वीडियो आधी अधूरी। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप किताब रख के देख लेना, एक भी अगर चैप्टर छूटा हो तो बता देना भाई साहब, जो चैप्टर मैंने पढ़ाया अगर वो छूटा हो भाई साहब वो बता दीजिएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। चलिए, अपूर्वा राज, अगर भूगोल आपको जल्दी पढ़नी है तो आप त्रिशूल बैठ जाइए प्लीज। ठीक है बेटा, यहां पे मुझे अपने अकॉर्डिंग पढ़ाने दो, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। पहली बात तो ना लाइक करोगे ना शेयर करोगे, ऊपर से भी बोलोगे शेयर कर देंगे भाई साहब तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। अरे गधे, तुम्हारा कंपटीशन बढ़ जाएगा, मास्टर तो तुमने ठल्ला समझ लिए, पढ़ा रहने दो कोने में। अगर मैं सोचने लगूं कि यार मैं पढ़ा रहा हूं, मेरा ही क्या पता कोई कॉपी करके पढ़ा दे, कोई पढ़ाता हो टीचर वो पढ़ा दे, तो यार मैं उसके बाद क्या पढ़ाऊंगा, मेरे पास क्या बचेगा पढ़ाने के लिए। ये गलत धारणा है, ये जलन की भावना, ये ईर्ष्या की भावना है। भाई जो मेरी टीचिंग स्किल है सामने वाली की दूसरी है, हमको उससे कम आता है उसको ज्यादा आता है, क्या पता वो डिलीवर ना हो रहा हो, एक्सप्लेनेशन ना हो रहा हो, क्या पता हमसे जिस व्यक्ति को ज्यादा आता है हमको कम आता है, हमारा डिलीवर ना हो पा रहा हो। तो कहने का तात्पर्य बस इतना है कि भाई साहब कोई भी प्रकार का भेदभाव ना करो, तुमको लाइक शेयर करना है तो दिल खोल के करो, ठीक है, बहुत दिल खोल के करो, कुछ भी भाई साहब तुम मत परेशान हो, लाइक शेयर दिल खोल के करोगे, मास्टर बढ़ेगा। बताओगे भाई साहब, तुमको कहना है कि तुम राघव सर के गुरु हो, कह देना, क्या जाता है, हम शिष्य बन जाएंगे। अगर तुमको यह कहने में शर्म आए कि हम राघव सर के चेले हैं, राघव सर के शिष्य हैं, है ना, तुमको अगर शर्म लगे तब भी बता देना, हम वो भी स्वीकार कर लेंगे, कोई तुम पे कोई आंच नहीं आने देंगे। लेकिन अगर कह दो तुम हमारे साथ भेदभाव करोगे, भाई साहब वो गलत है यार, है ना। चलो क्लियर, अब बात समझो, बिल्कुल आगे बात समझना। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी, स्क्रीनशॉट इसका एक मार लो फटाक से, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बात करते आगे कर।
ये टेंशन तो लिया ही ना करो यार कि लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, हमारा कंपटीशन बढ़ जाएगा। अरे यार कंपटीशन काहे का यार, जो ज्यादा मेहनत करेगा उसका कंपटीशन। इसमें तो कुछ सोचने की यार बात ही नहीं है यार, इतना टेंशन ही पता नहीं क्या लेते हो यार। साला जो ज्यादा मेहनत करेगा वो यार बढ़ेगा, बाकी जो बकलोल होंगे वो यार कहां बढ़ेंगे आगे। सिंपल सी बात है ना। चलिए बहुत बढ़िया निक्की जी, आपने सारे स्कूल ग्रुप में शेयर कर दिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। चलो बेटा यहां पे लगा लो विजयनगर साम्राज्य। क्या पढ़ने जा रहे हैं? विजयनगर साम्राज्य। सबसे पहला आपको तो पता है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब होती है। तो विजयनगर साम्राज्य जो चलेगा कब से कब तक चलेगा? 1336 से 1565। एक प्रकार से जैसे उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत पे सारे वंशों ने राज किया, उसी प्रकार विजयनगर साम्राज्य पर भी वंशों शासन करेंगे। टोटल कितने वंशों ने शासन किया विजयनगर साम्राज्य पे? तो बात समझना बहुत ही जबरदस्त है, दिल खुश हो जाएगा मेरे शेर, मेरे बच्चा। ठीक है, फिर बात समझना, बात आती है विजयनगर साम्राज्य के एक प्रकार से साक्ष्य या खंडहार या अवशेष कहां से प्राप्त होते हैं। तो याद रखिएगा हम्पी। हम्पी हम्पी कहां पड़ता है भाई साहब? कर्नाटका में। हम्पी कहां पड़ता है भाई साहब? कर्नाटका में पड़ता है। हम्पी कर्नाटका में पड़ता है। बाद में विजयनगर साम्राज्य की ये क्या बन जाती है? कैपिटल भी बन जाती। तो याद रखिएगा विजयनगर साम्राज्य की राजधानी का नाम क्या है? हम्पी है, जो कर्नाटक राज्य में पड़ती है भाई साहब। क्लियर है? फिर यहीं पे याद रखिएगा विजयनगर साम्राज्य जो साक्ष्य है वो कहां मिलते हैं? खंडहार। एक प्रकार से हम्पी। हम्पी कहां पड़ता है? कर्नाटका में पड़ता है। राजधानी क्या बन जाती भाई साहब? हम्पी। फिर याद रखिएगा हम्पी भाई साहब किस नदी के किनारे स्थित है? तो हम्पी आपको पता होना चाहिए तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी। और यह भी याद रखिएगा जो तुंगभद्रा नदी है वो किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी की सहायक नदी। तो कृष्णा नदी की सहायक नदी का नाम क्या है? तुंगभद्रा। और तुंगभद्रा नदी के किनारे जो स्थित है भाई साहब वो हम्पी स्थित है। और हम्पी जो है वो विजयनगर साम्राज्य की पूरी राजधानी है, पूरा का पूरा एक प्रकार से साम्राज्य है भाई साहब। इतनी बात बिल्कुल दिलो दिमाग में बैठ गई होगी, समझ में आ रही होगी, बिल्कुल यूपी टेट में आएगा, सब कुछ आएगा भाई साहब। इतनी बात समझ में आ गई होगी। फिर मेरे बच्चा ध्यान देना, क्या ध्यान देगा तू? अब विजयनगर साम्राज्य की भाई साहब कैसे शुरुआत होती, कैसे इस पर कौन कौन से वंशों ने शासन किया? तो याद रखिएगा टोटल विजयनगर साम्राज्य पे 5 वंशों ने शासन किया। कितने वंशों ने? 5 वंशों ने। अब वो 5 वंश तुम्हें बिल्कुल पता होना चाहिए, बिल्कुल। बहुत बढ़िया, जबरदस्त यार, क्या बात है, दिल खुश कर देते हो तुम लोग तो, है कि नहीं? चलो फिर बात सुनना। सबसे पहला वंश संगम वंश। जो कंफ्यूज हुआ करते हो व्हाट इज संगम डायनेस्टी? भाई साहब संगम डायनेस्टी किसके अंतर्गत आती है? विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत। विजयनगर पूरा साम्राज्य है, इसके अंदर कितने वंश आएंगे? 5 वंश आएंगे भाई साहब। पहला आएगा जिसका नाम है संगम वंश। और संगम वंश कब से कब तक भाई साहब अपना टाइम पीरियड इसका चलेगा? तो आपको पता है 1336 से शुरुआत होती है 1486 तक का, पूरे के पूरे 150 साल, पूरे के पूरे 150 साल तक भाई साहब विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत संगम वंश ने पूरे के पूरे 150 साल तक शासन किया। 100 + 50। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। फिर आगे बात समझना, दूसरा वंश भाई साहब कौन सा आएगा? दूसरा वंश आएगा भाई साहब सालू वंश या सुलू वंश। सालू वंश। सालू वंश में ज्यादा कुछ नहीं आता, बस टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए, बाकी अभी एक एक पूरा वंश खोल देंगे पूरा। 1486 से 1505 ईस्वी तक।
1486 से 1505। अभी पेपर में प्रश्न भी बताऊंगा मैं कैसे छपेंगे। तीसरा जो वंश है भाई साहब उसका नाम है तुलु वंश। तुलु वंश कहेंगे तलुआ वंश भी बोलते हैं। और जो तुलु वंश है भाई साहब 1505 से 1565 तक रहेगा। 1505 से 1565 तक रहेगा, जिसका नाम है भाई साहब तुलु वंश। तो आपको पता चल रहा है यहां पे संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश। उसके बाद भाई साहब जो वंश आएगा जिसका नाम है अराविडु वंश। अराविडु वंश। और अराविडु वंश के बारे में ज्यादा कुछ पढ़ेंगे नहीं, तो इसका टाइम पीरियड भी हमें याद करने से कोई फायदा नहीं। फिर 5वें नंबर पे एक वंश याद रखिएगा जिसका नाम है वाडियार वंश। और अराविडु और वाडियार पढ़ने की आवश्यकता हमें नहीं है। इन दोनों को पढ़ने की आवश्यकता हमें नहीं है। सिर्फ अगर 3 पढ़ लेंगे तो पेपर में हमारा काम हो जाएगा, पेपर में हमारा प्रश्न फंस जाएगा। तो इसी बात पे भाई साहब अगर तुम्हें समझ में आ रहा हो तो एक बार तांडव कर दो लाइक शेयर का। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है कि सर राजस्थान एसआई की तैयारी कर रहा हूं, इंडिया जीके का पार्ट हो जाएगा। बेटा इंडिया जीके का कोई भी पेपर आप देने जाओ सारे निकल जाएगा, ठीक है, इट्स ओके। और कुछ अब मत पूछना। हाँ चलिए, दीपांशु जी सर डेली क्लास लीजिए। अरे यार डेली क्लास लेने का क्या फायदा, डेली तो ले रहा हूं, फायदा क्या? तुम्हारा लाइक शेयर पड़ेगा नहीं, हमसे दुश्मनी निभाते हो, है कि नहीं? दुश्मनी निभाओगे हमसे ही, और दूसरी तरफ कहते हो सर हम तुम्हारे बहुत ही सपोर्टर हैं। क्या बात है, पता नहीं कैसे सपोर्टर हो यार। स्वर्ण सिंह पटेल भाई मैंने फाउंडेशन बैच ज्वाइन किया है, बहुत गजब की क्लास है वहां पे। भाई साहब जिन बच्चों को नहीं विश्वास हो रहा होगा अभी त्रिशूल बैच, फाउंडेशन बैच क्या बैच है, तो खुद ही जाके दूसरे अपने साथियों से पूछ ले यार, मुझे क्या बताने की आवश्यकता। क्लियर है? चलो, तो उम्मीद करते सब बच्चों को इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, दिलो दिमाग में छप गई होंगी, बैठ गई होंगी, याद भी हो गई होंगी। अभी प्रश्न बनेंगे, ताबड़तोड़ प्रश्न बनेंगे। और एक बच्चा कह रहा है सर धासु सर का जो एक स्टाइल है जय महाकाल का, आप बोलो आप पे भी सूट करेगा। भाई साहब देखो तुम लोग हमसे सबके बस स्टाइल मरवाओ, है ना, पढ़ाई तो करवाते हो साथ में स्टाइल भी मरवाओ, है कि नहीं? अभी मैं बोल दूं तो यार तुम लोग कहो, मुझसे कहने लगो कि कॉपी करते हो, ये भी प्रॉब्लम है ना? तो इसीलिए सारी चीजें मुझे ख्याल रखनी पड़ती हैं। चलो हाँ, तुमने लाइक शेयर कर दिया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, दिल खुश कर दिया यार। अभी तुमको हम बताएंगे, अब इतना पूरा लो, स्क्रीनशॉट खींचो, फिर अब बताएंगे संगम वंश कैसे स्थापित हुआ, संगम वंश कैसे स्थापित हुआ, ठीक है? अब इतना पूरा विजयनगर साम्राज्य के बारे में समझ में आ गया। अब याद रखना विजयनगर साम्राज्य की भाषा क्या थी? भाई साहब विजयनगर साम्राज्य की भाषा थी जिसका नाम था तेलुगु। क्या नाम था? तेलुगु। तेलुगु भाषा विजयनगर साम्राज्य की भाषा मानी जाती थी, ठीक है? चलिए आगे बात समझ में। अच्छा, उन्नाव वाली भाषा मां बता एक बार मार दो सर जी, जय महाकाल। यार अभी देखो सिद्धार्थ बादशाह आज पहला स्टूडेंट है जिसने फर्स्ट लाइक इसने किया था। चलिए हाँ, देखो जय महाकाल बोलना बहुत आसान है, और यार पता है तुम चाहे जिसकी एक्टिंग कॉपी कराओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? हम सबकी एक्टिंग मार देते हैं। चलिए जबरदस्त, दासू सर का डायलॉग भाई साहब हम भी बड़े फैन हैं, बहुत तकड़ा बोलते हैं जय महाकाल, ठीक है? चलिए जबरदस्त। जबरदस्त भाई साहब, दिल खुश कर रहे हो। कहते नहीं है जय महाकाल, जय महाकाल, आज 5,000 होनी चाहिए, 5,000 होनी चाहिए, जब तक 5,000 नहीं होंगे तब तक मैं नहीं पढ़ाऊंगा, यही तो है। तो भाई साहब बहुत मस्त यार, बोलते मजा आ जाता है, ठीक है? चलिए जबरदस्त। तो अब बताओ भाई साहब, बोल दिया, अब मत कहना एक बार भी, ठीक है? चलो क्लियर है? अब बात करते हैं आगे की तरफ। अब तुम लोग हमारा मजा लोगे, है ना? कोई बात नहीं भाई साहब, भोले बाबा का नाम है, ठीक है? चलो अनामिका गौतम, दीपांशु चौधरी, क्या बात है, जबरदस्त।
ऋषिकेश बिल्कुल फाउंडेशन बैच में त्रिशूल और सुदर्शन दोनों साथ में है। जो बच्चा फाउंडेशन बैच ज्वाइन करेगा भाई साहब वो दोनों मिलेगा उसमें, ठीक है। चलो अच्छा, मजा है, बहुत बढ़िया यार। अच्छा डर गए, अरे बेटा डर गए, चलो कोई बात नहीं। हाँ फिर आगे देखते भाई साहब, अब लगाते हम लोग एडिंग जिसका नाम है संगम वंश। जो संगम वंश है भाई साहब देखना, इसका टाइम पीरियड पूरा का पूरा चला 1336 से 1486 तक, पूरे के पूरे 150 साल, पूरे के पूरे 150 वर्ष भाई साहब विजयनगर साम्राज्य में संगम वंश छाया रहा। अब पेपर में प्रश्न क्या बनेगा, अब भाई साहब पेपर में प्रश्न क्या बनेगा, तो पेपर में प्रश्न बहुत गजब का बनता है। बात समझना संगम वंश की स्थापना कैसे होती, तो बात समझना दिल्ली सल्तनत पे वंश का नाम था जिसको आप सब लोग जानते हो तुगलक वंश। तुगलक वंश बहुत बढ़िया स्टोरी है, पूरा समझ जाओगे, एक बार में समझ में आ जाएगा। समझना तुगलक वंश, तुगलक वंश में एक शासक था जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का जो टाइम पीरियड था बेटा 1325 से, ठीक है, 1325 से 1351 तक, इतने समय तक मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक वंश का शासक रहा। 1325 से 1351 तक, क्लियर है, इतने समय तक भाई साहब था। फिर बात समझना बहुत प्यार से, क्या समझोगे, तो मोहम्मद बिन तुगलक इतने समय तक यहां पे तुगलक वंश का शासन चलता रहा, उस गद्दी पर बैठा रहा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में एक विद्रोह हुआ, और वो विद्रोह किया किसने, तो इसका चचेरा भाई, इसका चचेरा भाई। और सब बच्चों को हमने बताया था उस चचेरे भाई का नाम क्या था, उस चचेरे भाई का नाम था भाई साहब बहाउद्दीन, बहाउद्दीन गुरसप। बहाउद्दीन गुरसप भाई साहब वो जो था इसका चचेरा भाई था। किसका चचेरा भाई साहब था, मोहम्मद बिन तुगलक का। ये विद्रोह किया बहाउद्दीन गुरसप ने मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ कि मैं गद्दी पर बैठूंगा। मोहम्मद बिन तुगलक कहने लगे हम गद्दी पर बैठेंगे। उसी समय में बहाउद्दीन गुरसप और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच तकरार हो गई। फिर मोहम्मद बिन तुगलक इसको एक प्रकार से पकड़ के मृत्युदंड देना चाहता था। अब बहाउद्दीन गुरसप भाग गया, अब बहाउद्दीन गुरसप भाग गया। अब जब ये भाग गया, भाग कर कहां गया, भारत में दक्षिण वाले एरिया में चला गया। और वो दक्षिण वाला एरिया एक जगह पड़ता था जिसका नाम था कंपाली, और कंपाली जो पड़ता था वो पड़ता था कर्नाटका में। कर्नाटका में एक जगह का नाम था कंपाली। कंपाली के राजा के पास चला गया, कंपाली के राजा के पास, और कंपाली के राजा ने इस व्यक्ति को क्या कर दिया, शरण दे दिया, शरण दे दिया। आप भाई साहब जब शरण देगा, भाई साहब मोहम्मद बिन तुगलक का ये दुश्मन, और दुश्मन किसी के पास चला जाए तो भाई साहब इसका दुश्मन ये भी बन गया, इसका दुश्मन ये भी बन गया। तो भाई साहब जब इसका दुश्मन भाई साहब ये भी बन गया, कंपाली का राजा, कंपाली का राजा भी दुश्मन बन गया, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने डायरेक्ट युद्ध छेड़ दिया कंपाली के विरुद्ध। कंपाली के विरुद्ध डायरेक्ट युद्ध छेड़ दिया। और कहने का तात्पर्य है कि इसके विरुद्ध 3 युद्ध हुए, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक हार गया, दूसरे में हार गया, लेकिन तीसरे में जीत गया। और जब तीसरे में ये जीत गया, तीसरे में ये जीत गया, तो भाई साहब कंपाली जो कर्नाटक के राजा थे, इनके पास 2 सेनापति थे, इनके पास 2 सेनापति थे। और उन 2 सेनापति जो थे वो भाई साहब हिंदू सेनापति थे। वो दोनों के दोनों कैसे थे, हिंदू सेनापति थे। और जब हिंदू सेनापति थे, बहुत मजे की बात है, उनका नाम था, एक का नाम था हरियर और एक का नाम था बुक्का। और भाई साहब दोनों के दोनों सेनापति क्या थे, आपस में भाई थे, आपस में भाई थे। ये हिंदू सेनापति भाई साहब इनते थे। और ये दोनों सेनापति को अपने साथ कौन लेके चला गया, मोहम्मद बिन तुगलक। मतलब इन दोनों सेनापति को मोहम्मद बिन तुगलक साथ में दिल्ली ले आया,
दिल्ली ले आया। और जब दिल्ली ले आया भाई साहब, अब मोहम्मद बिन तुगलक ने इनसे क्या कहा, कि आप दोनों इस्लाम को स्वीकार कर लो, इस्लाम को स्वीकार कर लो तो तुमको एक बड़ा पद दे देंगे। भाई साहब हुआ क्या भाई साहब, दोनों व्यक्तियों ने इस्लाम को स्वीकार कर लिया, और जब इस्लाम को इन दोनों व्यक्तियों ने क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। अब भाई साहब बात क्या हुई, तो बात समझना बहुत ध्यान से। क्या बात हुई, हरिहर बुक्का ने इस्लाम को स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद जो इनके गुरु हुआ करते थे, उनका नाम था विद्यारण संत। और विद्यारण संत से इनकी क्या होती है, गुरु से इनकी मुलाकात होती है। और जब मुलाकात होती है तो भाई साहब ये लोग से संत जी पूछते हैं, कैसे हो बच्चे, सब कुशल मंगल तो है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये लोग जवाब देते हैं, गुरुजी अब क्या बताएं, सब कुछ कुशल मंगल नहीं है, अब पहले जैसा कुछ नहीं रहा, क्योंकि अब हम लोग इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिए, अब हम चाहते हुए भी आपके पैर नहीं छू सकते। इनकी ये व्यथा सुनकर विद्यारण संत जो हैं बहुत ज्यादा दुखी होते हैं कि ऐसी भी नौबत आ गई, जो दोनों इतने ईमानदार व्यक्ति थे, इतने ईमानदार सेनापति थे, कि भाई साहब दोनों के दोनों अब क्या हो गए, इस्लाम धर्म को मानने लगे। इस्लाम धर्म में इनको परिवर्तित कर दिया गया, इस्लाम धर्म में इनको स्थानांतरित कर दिया। तो विद्यारण संत जी सोचे अब कुछ ना कुछ किया जाए। तो भाई साहब विद्यारण संत जी ने इनको पुनः हिंदू धर्म में दीक्षा दी, और पुनः हिंदू धर्म में ये लोग वापस आ गए। मतलब ये इस्लाम छोड़कर पुनः अब क्या करने लगे, हिंदू धर्म वाले हो गए। हरिहर बुक्का चले गए कहां, दिल्ली से पुनः ये भाग के चले गए कहां पे भाई साहब, वो चले गए अपना वहीं कर्नाटक की तरफ। और यहां पे हरिहर बुक्का के पिताजी का नाम था, इनके पिताजी को कहते थे संगम किसके बाप का नाम था, संगम किसके पिता का नाम था भाई साहब, किसके पिताजी का नाम संगम था, संगम भाई साहब हरिहर बुक्का के पिताजी का नाम था। और जब संगम इनके पिताजी का नाम था, इन्होंने अपने पिताजी के नाम पे एक वंश सोचा, एक वंश की स्थापना की। उस वंश का नाम रखा इन्होंने संगम वंश। और संगम वंश का भाई साहब टाइम पीरियड 1336 से 1486 तक चला, मतलब पूरे 150 साल, जिसमें कई शासकों ने शासन किया, जिसमें मेन हरिहर थे, क्योंकि हरिहर बड़े भैया थे, बुक्का छोटे भाई थे, हरिहर पूरा मेन थे। क्लियर है? इतनी बात तो मैं समझ में आ गई होगी, दिल दिमाग में बैठ गई होगी, उतर गई होगी, हर एक चीज समझ में आ रही होगी। लेकिन नए बच्चा आप लोग शेयर नहीं करोगे, है ना, क्योंकि भाई साहब ठहरी जो हमारी तुम्हारी दुश्मनी, हमारी तुम्हारी जो दुश्मनी ठहरी है भाई साहब, कहां शेयर लाइक करोगे। अब बात समझ में आ गई होगी। इस प्रकार संगम वंश की स्थापना होती है। संगम वंश भाई साहब यहाँ पे स्थापित हो जाता है। और संगम वंश अब हम लोग पढ़ना चालू करते हैं कि संगम वंश की स्थापना किसने की, हरिहर बुक्का ने की। और जैसे ही संगम वंश भाई साहब स्थापित होता है, वैसे ही भाई साहब उस साम्राज्य का पूरा भी स्थापना हो जाती है, जिसको कहते हैं विजयनगर साम्राज्य। तो आप दोनों कह सकते हो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर बुक्का, संगम वंश के संस्थापक भाई साहब हरिहर बुक्का। क्लियर है? चलिए क्लियर है? तो उम्मीद करते इतनी बात समझ में आ गई होगी। ऋषिकेश कुमार सर, हमने आज से पहले ऐसा नहीं पढ़ने का लेवल देखा, केवल वीडियो देख के सारे क्वेश्चन बन जाते। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू।
लेकिन भाई साहब अब एक चीज कहना चाहते हैं, बहुत ही दुखदाई बात है, अगर आपका सपोर्ट हमें नहीं मिलेगा भाई साहब, हम ज्यादा दिन टिक थोड़े पाएंगे यार। आपके सपोर्ट से यार हम चलते हैं डेली। हम सोचते हैं आज प्रोग्रेस होगी, आज तुम लोग प्यार दोगे, आज प्यार दोगे, और धीरे धीरे आते आते भाई साहब आज 38वें लेक्चर में खड़े हैं, जिसमें 3 लेक्चर पॉलिटिक्स भी पढ़ाए, 2 लेक्चर स्टैटिक जीके भी पढ़ाए, टोटल 43 लेक्चर ले चुके हैं, 38 लेक्चर केवल हिस्ट्री के ले चुके हैं, और जहां पे आपका सपोर्ट बिल्कुल जीरो। जो हमारा सपना है 1000 बच्चों का, अभी कोई बड़ा चैनल होता आग की तरह फैला रहे होते। क्यों? क्योंकि उनको तुम असली गुरु मानते हो, हमको मानते ही कहां हो यार। तुम तो हमको तो सोचते हो भाई सब मजाक कर रहा है ये। क्या बताएं यार, चाहे जैसे दिल से पढ़ाओ, चाहे जैसे पढ़ाओ यार, तुम लोग समझ ही नहीं पाते हो। क्या मैं नहीं जानता यार, क्या सबके पास 5-5 10-10 फ्रेंड नहीं होते? सब होते यार, लेकिन वही है ना, कर लो बेटा जो अपनी मन मर्जी कर लो यार। हम तो अपना दे ही रहे हैं जो 100% दे सकते हैं, ठीक है। बेटा कुछ बच्चे शेयर करने नहीं, लेकिन कुछ बच्चे जो है भाई साहब शेयर ही नहीं करते यार। चलो इतनी बात समझ में आ गई होगी। हाँ, फटाक से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। फिर बात करते हैं आगे की तरफ। तो वही वाला हाल है भाई साहब, उतना ही पढ़ाना पड़ेगा जितना जरूरत होगी, क्योंकि यार तुम लोग चलिए चलो, तुम्हारा यार लाइक शेयर हमें जोश दिलाता है, और तुम ही लोग हमारे साथ गद्दारी करते हो, है कि नहीं। फिर ये लगता है बस यार, बस छोड़ो, ये बच्चे जो है ना सपोर्ट नहीं करते, सही बता रहे हैं, है ना। चलो आगे बढ़े। फिर उसके बाद कमेंट बॉक्स में सुनाओगे भी यार, तुम्हारे जैसे साथी सुनाते भी थोड़ा सा। तुम्हारी क्लास कम होती है, तुम लाइक शेयर ज़्यादा कहते हो, पढ़ाते बहुत अच्छा हो, कंटेंट बहुत अच्छा है, अब ना भाई साहब तुम ऐठ भी दिखाते हो, पूरी की पूरी गर्मी भी उतार देते हो, है ना। अरे यार अजीब इंसान हो यार। ये बताओ तुमसे पैसे ले रहा हूँ क्या इस क्लास के, जो तुम बड़े प्यार से कह देते हो। वही है ना, फ्री की वैल्यू नहीं करता कोई भी बंदा, नहीं करता। और यार तुम क्यों करोगे यार, तुम कौन होते हो हमारे, है कि नहीं। चलो संगम वंश, अब इसमें सारे शासकों को देख लेते हैं फटाक से। तो संगम वंश का जो टाइम पीरियड चला 1336 से 1486 तक, मतलब पूरे के पूरे 150 साल। अब संगम वंश की जो एक प्रकार से फाउंडर हैं, फाउंडर का नाम है भाई साहब हरिहर बुक्का, विजयनगर साम्राज्य की। लेकिन संगम वंश पे एक तरह से बैठा कौन पहले गद्दी पर, उसका नाम था बड़ा भाई हरिहर। हरिहर बैठा, क्लियर। अब हरिहर ने
सबसे पहला काम क्या किया था भाई साहब, इसने पहला काम किया था, इसने एक उपाधि ग्रहण की थी। वो उपाधि पेपर में पूछी जाती है। तो टाइटल पूछी जाती है जिसका नाम है भाई साहब महाराज की। तो महाराज की उपाधि किसने धारण की थी भाई साहब, हरिहर ने। और इसने जो कैपिटल बनाई थी अपनी, 2 कैपिटल बनाई इसने, एक पहली एक दूसरी। तो पहली कैपिटल इसने बनाई जिसका नाम रखा अनेगोंडी, और जो दूसरी कैपिटल इसने बनाई उसका नाम रखा भाई साहब विजयनगर। पहली कैपिटल अनेगोंडी और दूसरी कैपिटल भाई साहब जो बनाई उसका नाम रखा विजयनगर। तो इस प्रकार 2 राजधानियां बनाई। किसने बनाई, जिसका नाम था भाई साहब हरिहर। तो हरिहर ने 2 राजधानी बनाई, एक का नाम रखा अनेगोंडी, दूसरे का नाम रखा विजयनगर। क्लियर है। और सबसे बड़ी बात, इसने एक उपाधि ग्रहण की जिसका नाम रखा महाराज। क्लियर है। चलिए, हाँ, ऋषिकेश जी त्रिशूल बैच ज्वाइन कर लेंगे, वहां पे पूरा आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए। तो उम्मीद करते इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलो, इतनी बात समझ में आ गई। फिर आगे देखो, फिर आगे देखो, हरिहर के बाद जो गद्दी पर बैठता है, हरिहर के बाद जो गद्दी पर बैठता है, ये भी बहुत बढ़िया पेपर में प्रश्न आता है। हरिहर के बाद जो दूसरे नंबर पर बैठेगा उसका नाम होगा भाई साहब बुक्का। बुक्का। और जो बुक्का होगा भाई साहब बुक्का, बुक्का ने क्या किया, तो याद रखिएगा, बुक्का ने भी एक उपाधि ग्रहण की, टाइटल वेद प्रतिष्ठा मार्ग। वेद प्रतिष्ठा मार्ग की इन्होंने उपाधि ग्रहण की। किसने, भाई साहब बुक्का ने। तो बुक्का ने जब वेद प्रतिष्ठा मार्ग की उपाधि ग्रहण की, कहने मतलब वेद के जो रास्ते पर चलने वाले उपदेश हैं उन पर चले जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। फिर बात समझ लेना, क्या प्रश्न आता है। बुक्का ने क्या किया, जो पांड देश की राजधानी थी, पांड देश की राजधानी, कैपिटल, जिसका नाम था मदुरई। मदुरई, मदुरई को जीतकर विजयनगर साम्राज्य में मिला दिया। ये भी पेपर में आता है कि कौन सा ऐसा शासक था संगम वंश का जिसने मदुरई को जीतकर विजयनगर साम्राज्य में मिला दिया। तो आप आसानी से बता सकते हो, उस शासक का नाम था भाई साहब बुक्का। क्लियर है। तो बुक्का के बारे में आप ये भी सीखते होगे। फिर एक प्रश्न आता है, कौन सा ऐसा शासक था संगम वंश का जिसने, एक प्रकार से प्रश्न आता है, चीन में अपना एक प्रकार से, वो नहीं तो एम्बेसडर टाइप के लोग नहीं होते, दूत मंडल, चीन में अपना दूत मंडल भेजा। किसने, भाई साहब बुक्का ने। कहां पर भेजा, भाई साहब चीन में। इतनी बात क्लियर है। क्लियर है। अब बहुत ध्यान समझना, ये 3 पॉइंट आपको याद रखने। इसने पांड्य देश की राजधानी मदुरई को जीतकर अपने में मिला लिया विजयनगर में, और टाइटल इसने ग्रहण की थी वेद प्रतिष्ठा मार्ग की, और सबसे बड़ी बात, चीन में अपना दूत मंडल भी भेजा था। तो इतनी बात सब बच्चों को समझ में आ गई होगी। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। इतनी बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। अच्छा, राहुल प्रजापति सर, एक दिन जियोग्राफी का डेमो क्लास दे दो। ठीक है, जियोग्राफी का भी डेमो क्लास दे देंगे। ठीक है, तुम जो जो बोलो वो हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। फिर बात समझना बहुत ध्यान से, फिर अगला पेपर में प्रश्न बहुत बढ़िया था। फिर तीसरे नंबर पे जो शासक बैठा, तीसरे नंबर पे, उसका नाम समझ लो क्या था। उसका नाम था हरिहर द्वितीय। हरिहर फर्स्ट आपने देख लिया, हरिहर, फिर बुक्का देख लिया, फिर हरिहर द्वितीय के बारे में देख लो। हरिहर द्वितीय का प्रश्न आता है, कौन सा संगम वंश का राजा था जिसने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की। श्रीलंका पर विजय प्राप्त की, उस राजा का नाम था भाई साहब हरिहर द्वितीय। क्लियर है। फिर एक तीसरा प्रश्न आता है इसी में,
इसी में दूसरा प्रश्न आता है कि भाई साहब हरिहर द्वितीय ने कौन सी उपाधि ग्रहण की थी? तो याद लीजिएगा, उस उपाधि का नाम था जिसको कहते थे महाराज अधिराज। महाराज अधिराज की उपाधि हरिहर द्वितीय ने ग्रहण की थी और श्रीलंका पर आक्रमण या विजय प्राप्त की थी, जिसका नाम था भाई साहब हरिहर द्वितीय। तो इस प्रकार 3 शासक आपने बड़े प्यार से समझ लिए। कौन कौन से? एक समझा आपने हरिहर के बारे में, एक समझा आपने बुक्का के बारे में, और तीसरा आपने समझा हरिहर द्वितीय के बारे में। तो इस प्रकार तीनों के बारे में आपको जानकारी अच्छे से मिल गई होगी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, जबरदस्त। विकास प्रजापति, SRN प्रमोद, प्रियांशी रावत, पकड़ा। चलिए बहुत बढ़िया, सुनीता कुमारी, मदन कुमार, जबरदस्त। ठीक है, तो उम्मीद करते सब बच्चों को इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बात करते हैं आगे की तरफ। ठीक है, फिर बात करते हैं आगे की तरफ। अब तुमसे क्या कहें यार, लाइक शेयर का, है ना? बाद में कंप्लेन भी करोगे, कमेंट भी करोगे। इससे बढ़िया यही है भाई, खुद ही झेल जाओ। एक बच्चा जो है, क्या नाम है, भारतीय सेना के नाम से उसकी आईडी है। ठीक है, उसने आज कमेंट किया है, कमेंट किया है भाई साहब। एक जो कल मैंने वीडियो पढ़ाई थी उसका टाइटल था आज पढ़ते हैं भाई साहब खतरनाक टर्मोलॉजी। तो कल जितने टर्मोलॉजी वाला जो क्लास जिन बच्चों ने देखा है, तो उस वीडियो पे जाके मेरी कमेंट हुआ है कि क्या राघव सर हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी स्टार्ट करना था और पॉलिटी स्टार्ट करना था, यहाँ ज्योग्राफी नहीं आया। अब मैं जाऊँगा दूसरे से पढ़ने, फिर उसके बाद आफ्टर कोरोना PIL कन्फर्म आपके खिलाफ दर्ज करूँगा। तो भाई साहब हमारे खिलाफ अब जनहित याचिका दायर की जाएगी, और वो दायर की जाएगी, एक बच्चा है जिसका नाम है भारतीय सेना। अब उसका नाम तो नहीं आता है कमेंट में। तो भाई साहब, तो अब ये भी बताओ, ये भी समस्या है कि टीचर अगर पूरा नहीं पढ़ाया तो उसके खिलाफ PIL दर्ज हो जाएगी। हिस्ट्री ख़त्म नहीं हुई, ज्योग्राफी में पहले पहुंच जाऊं, पॉलिटी में पहले पहुंच जाऊं, और ऊपर से मेरे खिलाफ वो PIL दर्ज करने जा रहा। RJ रावत, अगर आप त्रिशूल बैच ज्वाइन करते हो, वहाँ पे सारे सब्जेक्ट आपको हमारे द्वारा ही पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, त्रिशूल बैच ज्वाइन करने के लिए सभी बच्चों को बता दे भाई साहब, जिनको ज्वाइन करना हो इस नंबर पे कॉल कर लें, इस नंबर पे कॉल कर लें। और ये मान लो इससे बढ़िया बैच GS का पूरे YouTube पर आपको नहीं मिलेगा। 7007712108। ये मान लो अगर आप कोई भी तैयारी कर रहे हो, चाहे UP टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे MP टेट हो, चाहे दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, भारत के अंदर जितने भी इंडिया GK पूछा जा रहा, अभी जैसे रेलवे ने नोटिस जारी कर दी, रेलवे ग्रुप D पूछा जाएगा, तो रेलवे ग्रुप D में साइंस आती है, तो साइंस भी मैंने कवर की है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। उसके बाद भाई साहब RRB का जो बच्चों का रह गया उनका भी पूछा जाएगा, RRB CBT 2 आएगा, उसमें भी GS पूछी जाएगी, UP पेट का भी पूछा जाएगा, उसमें भी GS आएगी। UP पेट तो आप निकाल ही नहीं पाओगे बिना GS के। और जो बच्चे ने त्रिशूल बैच पढ़ के अगर GS हमारी पढ़ ली एक बार, मैं बता रहा हूँ दुनिया का कोई भी ऑफलाइन सेंटर हो चाहे ऑनलाइन हो, मैं वहां पे इतना कलेक्शन दे रहा हूं, और फीस तुमको लग रही ज्यादा। भाई साहब जब 1 महीने की फीस चुकाते हो ना ऑफलाइन में 800-900 1000 रुपए, तब समझ में आता है। और जब बड़े बड़े चैनलों पे जाके 3-3 हजार रुपए के 2-2 सब्जेक्ट के कोर्स मिलते हैं, वो भी कोर्स कभी पूरे नहीं होते। और सबसे बड़ी बात, मैं कोर्स जो कराता हूं, पहली बात तो जिन बच्चों ने खरीदा उनसे पूछ लो, अगर मैंने स्टैटिक खत्म कर दी है, पूरी रिकॉर्डेड क्लासेस मिलते हैं, आप जब जाके पढ़ सकते हो। स्टैटिक की पूरी पढ़ी PDF पढ़ी हुई है, उसके साथ में ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी मैंने पूरी एक एक टॉपिक निचोड़ के रख दिया यार। PCS प्री तक का क्वालिफाई कर सकते हो। अभी भी तुम्हें डाउट हो तो पूछ लो अपने साथियों से यार। ठीक है, तो अभी तुमसे तभी कहते हैं भाई साहब, अगर तुमको
स्टडी गूगल प्ले स्टोर से पहली बात तो स्टडी पाई ऐप डाउनलोड कर लो, और बहुत जल्द स्टडी पाई ऐप पर ये वाली पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ, ये सारी पीडीएफ भी प्रोवाइड करने वाला हूँ, और वहाँ पर क्विज भी होगी। तो इसीलिए फटाफट आप लोग क्या कर लो, स्टडी पाई एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। और जिन बच्चों ने अभी भी त्रिशूल बैच नहीं लिया, इस नंबर पे कॉल करके वो ज्वाइन कर लें। बहुत ही बेस्ट बैच है यार, इससे बढ़िया बैच हमको लगता कि मुझे नहीं मिला था कि मैंने खुद पढ़ा हो। और बता रहे एक बार पढ़ लोगे चाहे दुनिया के जो एग्जाम लगे हों, जीके आपकी नहीं फंसनी। अगर साथ में मैथ भी पढ़ना चाहते हो तो भाई साहब मैथ जो त्रिशूल बैच है सुदर्शन बैच है, मात्र 2200 रुपए में जीएस प्लस मैथ पढ़ लोगे। ठीक है, चलिए पूरा यार बस इतना मान के चलो, इतना मान के चलो भाई साहब, आपको 100% बात पूरा का पूरा काम होना है। बिल्कुल आईफोन के लिए भी ऐप्स अवेलेबल है, सबको भाई साहब सबको मिल जाएगा। बस आप इस नंबर पे आप कॉल कर लो 7007712108। ठीक है, अभी 8 बजे से आप कॉल करिएगा, जब क्लास ओवर हो जाए तब आप क्लास करिएगा 7007712108। और इस बैच में अगर ज्वाइन हो रहे हो तो विश्वास मानो, हम पे विश्वास रखो, आप हम पे विश्वास रखो, मैं आपको गलत रास्ते पे नहीं ले जाऊंगा, ये मान चलो। इतनी बात समझ में आ गई। अगले शासक के बारे में बात करते हैं। तो अगला शासक जो गद्दी पर बैठेगा उसका नाम भाई साहब देवराय प्रथम, देवराय फर्स्ट। देवराय फर्स्ट में कई सारे प्रश्न बनते हैं, तो वो कई सारे प्रश्न देखो क्या क्या हैं। सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि इसके दरबार में विदेशी यात्री एक आया था, विदेशी व्यक्ति था देवराय प्रथम के दरबार में। क्या नाम था? निकोलो डी कोंटी। निकोलो डी कोंटी इसके दरबार में आया था। और निकोलो डी कोंटी जो था भाई साहब वो इटली का निवासी था। कहाँ था? इटली का। अगला प्रश्न यहीं पे आता है भाई साहब, इसने एक काम किया था जिसको कहते हैं भाई साहब तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया था। तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया था, डैम बनवाया था। तुंगभद्रा नदी पर बांध किसने बनवाया? तो भाई साहब देवराय प्रथम ने बनवाया। फिर इसके दरबार, इसका एक प्रश्न आता है कि इसके दरबार में कवि रहते थे जिनका नाम था श्रीनाथ। तो दरबारी कवि का नाम क्या था इनके दरबार में? तो याद रखिएगा उनको कहते थे श्रीनाथ। फिर एक प्रश्न आता भाई साहब कि सेना में तुर्की सैनिकों की नियुक्ति किसने की? तुर्की सैनिकों की नियुक्ति किसने की? तो भाई साहब तुर्की सैनिकों की नियुक्ति किसने की सेना में? वो की भाई साहब देवराय प्रथम ने। तो ये 4 पॉइंट आपको पूरा का पूरा याद रखना है, बिल्कुल जबरदस्त पेपर में फंसेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते सब बच्चों को ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, निशा पाडले सर हम चाहते हैं कि हर वीक में सब्जेक्ट चेंज करें तो हमारे सारे सब्जेक्ट तैयारी होती जाएगी साथ साथ। धन्यवाद बेटा आपका अपना सुझाव देने के लिए। ठीक है, लेकिन आई एम सॉरी मैं ऐसा नहीं कर सकता, बिकॉज भाई साहब अगर मैं एक चीज को नहीं पकड़ के चलूंगा सब छूट जाएंगे। ठीक है, मैं भी यार इंसान हूं, है ना। चलो तुम भी कंफ्यूज हो गए, हम भी कंफ्यूज होंगे। चलो इतनी बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। रचित सिंह क्या हुआ, मेरी आवाज में चमक नहीं रही? अरे यार मतलब क्या मैं जब तेज बोलता हूं, जब मैं जोश में बोलता हूं तभी चमकती है, ऐसे नहीं चमकती है? हाँ चलिए बहुत बढ़िया। इतनी बात समझ में आ गई? बेटा मैं उदास कुछ भी नहीं हूं, फालतू का तुम लोग परेशान हो रहे हो ऐसा कोई भी बात नहीं है, केवल ठीक है तुम लोग ऐसा कुछ सोचो ही ना यार। फिर बात समझो, फिर जो अगला शासक गद्दी पर बैठा वो भाई साहब कौन था? देवराय द्वितीय। अगला शासक जिसका नाम था भाई साहब देवराय द्वितीय। और देवराय द्वितीय का प्रश्न बहुत बढ़िया आता कि संगम वंश का सबसे शक्तिशाली मतलब मोस्ट पावरफुल, संगम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक जिसका नाम था देवराय द्वितीय। और याद रखिएगा भाई साहब इसने उपाधि ग्रहण की थी, उस उपाधि का नाम क्या था? एक तो भाई साहब गज बेटकर, गज बेटकर, हाथियों का शिकारी कहते थे इसे,
गज बेटकर का मतलब होता है हाथियों का शिकारी। तो जब हाथियों का शिकारी का मतलब होता भाई साहब गज बेटकर, क्लियर है। तो गज बेटकर किसकी उपाधि थी भाई साहब, वो थी देवराय द्वितीय की। अब देवराय द्वितीय के टाइम पे एक काम और हुआ था, एक भाई साहब फारस का व्यक्ति आया था। फारस मतलब ईरान से एक व्यक्ति आया था जिसका नाम था अब्दुल रज्जाक। जैसे देवराय प्रथम के समय में आए थे, क्या नाम है, निकोलो डी कोंटी, उसी प्रकार अब्दुल रज्जाक किसके समय में आए थे, फारस मतलब देवराय द्वितीय के समय में। इतनी बात समझ में आ गई। फिर याद रखिएगा भाई साहब, मुस्लिमों को सबसे ज्यादा नियुक्त किसने किया, मुस्लिमों को सबसे ज्यादा किसने नियुक्त किया भाई साहब, उसका नाम था देवराय द्वितीय। क्लियर है। चलिए, सेना में मुस्लिमों को सर्वाधिक नियुक्त किसने किया भाई साहब, देवराय द्वितीय। तो देवराय के बारे में इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। नहीं, लगभग 10,000 सैनिक थे भाई। हरिओम सरोया लगभग 10,000 सैनिक थे। क्लियर है। चलिए, पीडीएफ कहां मिलेगा, पीडीएफ भाई साहब स्टडी पाई ऐप पर मिलेगा। ठीक है, और जिन बच्चों ने पेड बैच त्रिशूल बैच लिया है, पूरा का पूरा पीडीएफ मिलेगा आपको। क्लियर। फिर याद रखिएगा भाई साहब, अंतिम शासक, संगम वंश का अंतिम शासक, अंतिम शासक का नाम क्या था भाई साहब, याद रखिएगा, विरूपाक्ष। अंतिम शासक का नाम था भाई साहब विरूपाक्ष। और विरूपाक्ष मंदिर भी स्थित है एक कर्नाटक में, हम्पी कर्नाटक। क्लियर है। चंदन कुमार ज्योग्राफी कब से स्टार्ट करिएगा, ज्योग्राफी बड़ा टाइम लगेगा बच्चा, भी परेशान ना हो। ठीक है, चलो। तो कहने का मतलब है, अब हम आपसे विदा लेते हैं। और जिन बच्चों को त्रिशूल बैच ज्वाइन करना हो, मैंने ऑलरेडी कांटेक्ट नंबर दे दिया है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। आप त्रिशूल बैच या फाउंडेशन बैच या सुदर्शन बैच से जुड़ सकते हैं। स्टडी पाई ऐप डाउनलोड कर ले और इस नंबर पे कॉल कर लें। इस नंबर पे आप अगर कॉल करते तो आपको ऑफर भी मिल जाएगा। चलिए, ठीक है। चलिए, तो साथियों, अब मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलूंगा आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करो तो जिन बच्चों ने नहीं किया है। मिलते हैं कल शाम 7 बजे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।